हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर साइंस पेपर 2। एंड यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट जो है वो लगा रहे हैं अपने, उसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तो कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर वो वीडियोज अभी तक आपने नहीं देखी तो वो वीडियोज भी आप जरूर कंसिडर करना, काफी हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोज भी आपके लिए। क्योंकि इससे क्या है ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में पूछ रहा है नाउ डेज। क्योंकि पहले का पैटर्न और अभी 3-4 साल से, मतलब कोरोना के बाद से जब से ऑनलाइन हुआ है, तब से जो पेपर पैटर्न है बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो इन क्वेश्चंस को करने से क्या है, आपको एक आइडिया हो जाएगा एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, क्या आप ये क्वेश्चन कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये जो पीडीएफ है ना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रिशु साइंस एकेडमी। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। टोटल 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और ये थ्योरी पोर्शन ही है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन है इसमें। पेडागोजी का आपको अलग से सेशन मिलेगा, अलग से एक क्लास मिलेगी जिसमें हम कंबाइंड पेडागोजी कंप्लीट करेंगे और पूरी वीडियो में। ठीक है, बाकी अगर आपको पेडागोजी के लेक्चर्स देखने होंगे तो पेडागोजी के भी रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं। उसमें हमने साइंस की पेडागोजी डिस्कस की है, प्रीवियस से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो वो सारी वीडियोस भी वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क से जो कर्ड बनता है उस कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे। तो मिल्क से जो कर्ड बन रहा है, नया सब्सटेंस बना, पहले मिल्क था फिर कर्ड बन गया। तो जहां भी नया सब्सटेंस बनता है वो किस तरह का चेंज होता है, वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो ये किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज। क्योंकि क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। उसके अलावा जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, इरिवर्सिबल। क्या आप कर्ड से फिर से दही, कर्ड से फिर से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो दिस चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज। कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल। तो आपका जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, दैट इज केमिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। ये एक रासायनिक और अनुक्रमणीय परिवर्तन है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं, तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। ओनली शेप साइज और अपीयरेंस जो है वो चेंज होता है, शेप साइज चेंज होता है। उसके अलावा न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लीजिए आपके पास पेपर था, आपने पेपर को फाड़ दिया, तो पेपर के बाद भी आपको पेपर ही मिला, बट उसके छोटे छोटे पीसेस मिले, बट न्यू सब्सटेंस नहीं मिला, पुराना ही है वो। सिर्फ उसकी शेप और साइज चेंज हुई है, बट उसके अलावा न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो फिजिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, और फिर केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है। उसके अलावा फिजिकल चेंजेस जो है मोस्टली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपके केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज केमिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। सेकेंड क्वेश्चन है W is a chemical substance. W is a chemical substance used in antacid as well as cleaning and baking product. मतलब W एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको एंटासिड मतलब एसिड्स के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। इट मीन्स कैसा है, एसिड के अगेंस्ट हम किसको यूज करते हैं, बेस को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी है कि एसिड और बेस जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। तो एंटासिड्स का मतलब एसिड्स के अगेंस्ट जो काम कर रहा है। तो एसिड्स के अगेंस्ट कौन काम करता है, बेस। तो मतलब ये जो डब्ल्यू होगा ना, ये एक बेसिक सब्सटेंस होगा और इसका केमिकल नेचर कैसा है, एक्स। केमिकल नेचर एक्स है, मतलब बेसिक नेचर का है। When turmeric solution is added to X, जब इस बेसिक सॉल्यूशन में, बेसिक सब्सटेंस में हम टर्मरिक का सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा। जब भी हम बेसिक सब्सटेंस में टर्मरिक का सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। किस तरह का कलर आ जाता है, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। कैसा कलर देता है ये, रेडिश ब्राउन कलर। तो इट टर्न्स वाई, इट टर्न्स वाई मतलब वाई कलर देगा। कैसा कलर देगा, वाई, रेडिश ब्राउन कलर देगा। द कॉमन नेम ऑफ डब्ल्यू इज, तो ये जो डब्ल्यू है इसका कॉमन नेम आपसे पूछा गया है, मतलब कॉमन नेम ऑफ डब्ल्यू इज जेड। कॉमन नेम जो है डब्ल्यू का वो क्या है, जेड है। तो आपको बताना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या है। क्या कह रहा है, डब्ल्यू एक केमिकल सब्सटेंस है, उसका जो नेचर है वो कैसा है, एक्स है। और जब इसमें टर्मरिक सॉल्यूशन डालेंगे तो ये हमें वाई कलर देगा। और कॉमन नेम ऑफ डब्ल्यू, इसका जो कॉमन नेम है वो जेड है। तो हमें बताना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या है। तो डब्ल्यू एक बेसिक सब्सटेंस है और बेसिक सब्सटेंस कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट।
कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और X कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है और कैसा कलर देता है, रेडिश ब्राउन। Y क्या है, रेडिश ब्राउन कलर, यहाँ सिर्फ रेडिश मेंशन किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Z क्या है, Z जो है W का कॉमन नेम है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। तो WXYZ क्या है, ऑप्शन नंबर 3। W क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, X क्या है, क्षारीय, Y क्या है, लाल रंग दे रहा है, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज Z, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरसेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। वायरस के बारे में यहाँ पे 4 लाइंस लिखी हुई हैं कि दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, उसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। यस, दिस इज ट्रू। दे कंटेन डीएनए और आरएनए, दिस इज ऑल्सो ट्रू। उसके पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और उसके पास एक प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। तो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब जैसे बाकी सेल्स होते हैं ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल, जिनके पास क्या क्या प्रेजेंट है। जैसे प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात करें हम, तो इनके पास जैसे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है तो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह से साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनल्स है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। बट ये जो वायरस है, वायरस के पास ये सब नहीं होता, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, इस तरह का साइटोप्लाज्म नहीं है, राइबोसोम नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। उनके पास सिर्फ डीएनए है या आरएनए है, और इस तरह इनका जो डीएनए और आरएनए है, इसके बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। दैट्स इट, इनके पास यही होता है और कुछ नहीं होता। जैसे जो आपका वो था कोरोना वायरस है ना, तो कोरोना वायरस क्या था, कोरोना वायरस ना सिर्फ एक आरएनए था और आरएनए के ऊपर एक कवरिंग थी कैप्सिड की, दैट्स इट, वो था कोरोना वायरस। तो वायरस जो होता है उसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सही है। दे कंटेन डीएनए और आरएनए, ये भी सही है। सी है कि दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज नॉट ट्रू। पहली बात तो ये कि वो लिविंग नहीं है। वो लिविंग कब होता है, जब वो उसको होस्ट की बॉडी मिल जाती है, होस्ट बॉडी के अंदर जाके वो लिविंग है। बट जब तक वायरस बॉडी के बाहर है, इस तरह से पड़ा हुआ है कहीं पे भी, देन इट इज कंसीडर टू बी नॉन लिविंग, तब उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। जैसे ही उसको होस्ट की बॉडी मिल जाएगी फिर तो फास्ट फास्ट रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। बट ये क्या है, नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर? उसके अलावा एक और चीज आपको बतानी थी। हाँ, सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। जो बैक्टीरिया है ये सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा ये थर्ड स्टेटमेंट तो होगी गलत। फोर्थ है, दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, इज नॉट ट्रू। खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जब उसको होस्ट की बॉडी मिलती है तब वो रिप्रोड्यूस करता है। तो सी और डी आपके गलत है, सिर्फ 2 ऑप्शन सही हैं, ए और बी, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो सिस्मोग्राफ होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने के लिए, कि जो इंटेंसिटी थी अर्थक्वेक की वो कितनी थी, तो वो नापने के लिए हम किसको यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ को। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, इस तरह से ना एक ड्रम सा होता है और इसके ऊपर इस तरह से पेपर लगाया होता है, यहाँ पे एक पेन सा लगाया होता है। तो जैसे ही अर्थ वाइब्रेट करती है ना, तो ये इस तरह से घूमता है, रोल रोल, इसके ऊपर जो पेपर है इसके ऊपर वाइब्रेशंस बन जाती हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि इंटेंसिटी कितनी है। तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग रोड, और सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, इट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द रिस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ दे रखे हैं, आपको बताना है इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो अगर अर्थवर्म की बात करूं तो अर्थवर्म कैसे रिस्पायर करता है, अपनी स्किन से रिस्पायर करता है। एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं चल रही। अर्थवर्म अपनी स्किन से रेस्पायर करता है, तो अर्थवर्म का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कॉकरोच ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पायर करता है, ट्रैकिया के थ्रू रेस्पायर करता है। डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन लंग्स के थ्रू करती हैं रेस्पिरेशन। स्नेल जो है गिल्स के थ्रू करता है। स्नेल की जो गिल्स हैं कोम लाइक गिल्स होते हैं, जिन्हें टिनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टिनिडिया, सी साइलेंट है यहाँ पे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, दैट इज ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, दोनों में दे रखा है। और सी का है फोर्थ, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द साउंड ट्रेवल फ्रॉम वाटर इनटू एन आयरन रोड।
देन इनटू एयर बैक इनटू द वाटर, द स्पीड ऑफ साउंड विल सक्सेसिवली, मतलब सबसे पहले जो साउंड है ट्रेवल किया वाटर पे, उसके बाद फिर वो ट्रेवल किया आयरन पे, और फिर आयरन के बाद वो ट्रेवल किया एयर पे, एंड बैक इनटू द वाटर, वापस वाटर में चला गया साउंड। द स्पीड ऑफ साउंड विल सक्सेसिवली, तो स्पीड जो है साउंड की उसमें क्या होगा, मतलब कहाँ पे डिक्रीज करेगी कहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो अगर मैं साउंड की बात करूँ ना, तो साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड लिक्विड गैसेस, वैक्यूम में साउंड जो है ट्रेवल नहीं करता। सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है साउंड की, सॉलिड लिखना था मुझे यहाँ पे, वो सॉलिड्स में होती है। कहाँ होती है साउंड की मैक्सिमम स्पीड? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे, सॉलिड में होगी सबसे फास्ट, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम वो गैसेस में ट्रेवल करता है। तो साउंड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की, सॉरी। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। तो जब वाटर से आयरन में जाएगा, वाटर से आयरन में साउंड ट्रेवल किया, तो आयरन क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो जो स्पीड है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। आयरन से जब एयर में गया, मतलब आयरन से एयर में, एयर क्या है? गैस। तो जब गैसेस में जाएगा तो क्या करेगी? डिक्रीज करेगा साउंड। और फिर वापस जब वाटर में आ रहा है, ये क्या है? लिक्विड। तो गैसेस से लिक्विड में जब साउंड वापस आ रहा है, तो यहाँ पे भी साउंड इंक्रीज करेगा, है ना? तो क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ये जो है इसकी गति जो है इस तरह से रहेगी। कैसे? इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है ऑप्शन, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है कि देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार, किसी स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता, इज नॉट ट्रू। जब भी कोई चीज रेस्ट पे होती है, हमने पढ़ा है, जब भी कोई चीज रेस्ट पे होती है तब भी उस पे एक फ्रिक्शन जो है वो काम कर रहा होता है, जिसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो चीजों को मूव नहीं करने देता, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देता। जब आप यहाँ से फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, बट स्टिल ये बॉक्स इतना हैवी है कि इस पे इतनी ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है कि मूव नहीं हो पा रहा। जैसे ही आप थोड़ा सा और ज्यादा इसमें फोर्स लगाओगे, फिर थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, तब इस पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दैट टाइम भी उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार। कोई कार खड़ी है, उस पे जो फोर्स फ्रिक्शन लग रही है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड है, फ्रिक्शन एक्ट ओनली ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रू, कि कोई मूव कर रहा ऑब्जेक्ट तभी उस पे फ्रिक्शन लगेगा, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि रेस्ट पे भी हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है काम करता है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए भी गलत है और आर भी गलत है। नेक्स्ट है, रीना टेक अ प्लास्टिक बॉटल and make 3 identical holes at different level of bottle. She filled the bottle and observed water flow. Which of the following statement about her observation inference is correct? रीना ने क्या किया? एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ। रीना ने एक वाटर बॉटल ली और उस पे उसने 3 होल्स बना दिए। इस तरह से बॉटल ले लीजिए, इस तरह से, ठीक है। और क्या हुआ? यहाँ पे 3 होल बनाए उसने, 1 2 3। इसमें पानी है, पानी से भरी हुई है, पानी से भर दिया इस बोतल को, और उसमें फिर उसने होल कर दिए 3, ए बी सी। तो 3 होल जो उसने किए हैं, जो सबसे ऊपर वाला होल होता है ना, अच्छा प्रेशर में आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ साथ। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे प्रेशर उतना ही इंक्रीज करता जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीजेज एट डेप्थ। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ लग रहा है इस टाइप? पॉइंट सी पे। तो जहां पे प्रेशर ज्यादा है, वहां पे जो पानी स्पर्ट आउट होगा, बाहर निकलेगा, वो ज्यादा दूर तक जाएगा, ज्यादा प्रेशर से निकलेगा। उसके बाद बी में थोड़े कम प्रेशर से निकलेगा, ए में बिल्कुल कम प्रेशर से निकलेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर उसने बोतल में होल किया तो कौन से होल से ज्यादा पानी दूर तक जाएगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो जो आपका सी पॉइंट है ना, सी होल है, इससे पानी जो है मैक्सिमम दूरी तक जाएगा, काफी दूर तक जाएगा पानी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, द वाटर कम्स आउट ऑल द 3 होल विद द सेम फोर्स। क्या तीनों होल से सेम फोर्स से पानी निकलेगा? जी नहीं। सबसे ऊपर वाला जो होल है उससे कम निकलेगा, सेकंड वाले से ज्यादा, थर्ड वाले से और ज्यादा प्रेशर से निकलेगा। सेकंड है, द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल comes out with the least force, falls at the minimum distance, this is true. थर्ड है, the water from the topmost hole comes out with the most force. सबसे ऊपर वाला जो होल है उसमें ज्यादा फोर्स से पानी निकलेगा और मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा। जी नहीं।
फोर्थ है द वाटर फ्रॉम द बॉटम होल कम्स आउट विद द लीस्ट फोर्स। जी नहीं, जो बॉटम वाला होल है उसमें सबसे ज्यादा फोर्स से पानी निकलेगा और फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी गलत है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल कम्स आउट विद द लीस्ट फोर्स एंड फॉल एट द मिनिमम डिस्टेंस। जल सर्वाधिक ऊपरी छिद्र से न्यूनतम बल से बाहर आएगा और न्यूनतम दूरी पर गिरेगा। ये ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सॉइल एंड तीन तरह की सॉइल होती है, सैंडी, क्लेई, लोमी, है ना। तो जो सैंडी सॉइल होती है ना उसकी परकोलेशन रेट ज्यादा होती है। परकोलेशन रेट ज्यादा होती है मतलब जैसे ही उसमें वाटर आप डालोगे, पानी डालोगे तो इजिली पानी जो है वॉश आउट मतलब निकल जाएगा, पानी जो है इजिली फ्लो हो जाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल साइज काफी बड़े बड़े हैं, काफी एयर गैप होता है सैंडी सॉइल में। क्लेई सॉइल की बात करूं तो क्लेई सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल साइज होते हैं और जैसे ही हम पानी डालेंगे सारे पानी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो इसका परकोलेशन रेट जो है ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है। ठीक है, पानी को बहने नहीं देता, सारे पानी को एब्जॉर्व कर लेती। तो सैंडी सॉइल की जो परकोलेशन रेट है मतलब पानी का जो बहना है वो सबसे ज्यादा है किसमें? परकोलेशन रेट सैंडी सॉइल में। ठीक है, क्लेई सॉइल में कम है और लोमी सॉइल में भी कम है एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। क्योंकि लोमी सॉइल क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल। इसमें छोटे पार्टिकल्स भी हैं, बड़े पार्टिकल्स भी हैं। ये पानी को एब्जॉर्व करता है बट इतना नहीं करता जितना क्ले सॉइल करता है और इतना भी बहने नहीं देता जितना सैंडी सॉइल बहने देता है। तो ये क्या है? रेशियो है दोनों का, सैंडी और क्ले सॉइल का। वो ऑप्शन में दे रखा है कि सॉइल विद स्लो परकोलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर, कि जिसका स्लो परकोलेशन रेट है, जैसे क्ले सॉइल का सबसे स्लो परकोलेशन रेट है, मतलब पानी को जल्दी से बहने नहीं देता। ये परकोलेशन का मतलब है पानी का बहना, इस तरह से समझ लो आप। तो परकोलेशन रेट किसमें कम है? क्ले सॉइल में, और जिसकी वजह से मॉइस्चर इसमें ज्यादा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी सही है। सेकेंड है रूट्स ऑफ प्लांट्स ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस परकोलेशन रेट। तो परकोलेशन रेट ना एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, कि कौन सी सॉइल हम यूज कर रहे हैं। तो ये भी गलत है। थर्ड है फास्ट परकोलेशन रेट हेल्प्स इन बेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि अगर पानी का परकोलेशन रेट फास्ट है मतलब पानी फास्ट बह रहा है तो उससे क्या पानी वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगी? जी नहीं, पानी एकदम से बह जाएगा तो वाटर कहाँ एब्जॉर्ब कर पाएगी वो सॉइल, ये सही नहीं है। फोर्थ है सॉइल विच हैव लार्ज पार्टिकल साइज हैव स्लो परकोलेशन रेट इज नॉट ट्रू, जिसके पार्टिकल साइज ज्यादा है उसका परकोलेशन रेट भी ज्यादा है। तो ये जो तीन ऑप्शंस हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों ही गलत हैं, सिर्फ एक ऑप्शन सही है, दैट इज मंद परिस्रवण दर की मृदाओं में अधिक आर्द्रता होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड टू मेक अ फ्यूज वायर? कौन सा मटेरियल हम यूज करें फ्यूज की जो वायर है उसके लिए? तो देखो फ्यूज जो होता है ना, हम घरों में फ्यूज को यूज करते हैं ताकि अगर कभी ज्यादा लोड में करंट आ जाए तो वो फ्यूज जो है वहां से ब्रेक हो जाए और हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो बच जाए, उनमें आग वाग ना लग जाए, है ना। तो फ्यूज की जो वायर है वो कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, एकदम से वायर जो है मेल्ट हो जाएगी और करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। सेकेंड, उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी का मतलब है रुकावट, मतलब वो जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा ना करंट को, मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जितना ज्यादा ये करंट को फ्लो करेगा, सॉरी रेजिस्ट करेगा, उतनी ही ज्यादा हीट बढ़ेगी और जितना ज्यादा हीट अप होगा उतनी जल्दी वो जो हमारा फ्यूज की वायर है वो मेल्ट हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो जो राइट ऑप्शन है रेजिस्टिविटी हाई, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए। इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, मतलब मटेरियल बी यूज करेंगे हम इसके लिए। सेकंड जो इसका राइट आंसर है। फ्यूज की वायर में ना हम अलॉय यूज करते हैं टिन और लेड का, टिन एंड लेड का अलॉय यूज करते हैं किसकी? फ्यूज की वायरिंग बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक्चुअली लॉस ऑफ वाटर। प्लांट्स में जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर से क्या है, प्लांट्स जो है ठंडे रहते हैं, ज्यादा मतलब विल्ट नहीं होते जल्दी से, और उसके अलावा ये एक सक्शन पुल भी क्रिएट करते हैं। प्लांट्स को पानी चाहिए तो कैसे लेंगे पानी? रूट्स से जो पानी आ रहा है, रूट्स से जो पानी जाइलम लेके आता है ना, वो सक्शन पुल के थ्रू लेके आता है। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है? इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल विच कॉजेज वाटर टू रीच ग्रेट हाइट इन टॉल ट्रीज। इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही, सक्शन पुल की वजह से ही जो प्लांट्स हैं, उन जो लंबे लंबे पौधे हैं वहां तक पानी पहुंचता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन, बिकॉज ऑफ दिस सक्शन पुल।
बी है ट्रांसपिरेशन हेल्प इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर इन प्लांट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सी है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, कि ट्रांसपिरेशन की वजह से ही प्लांट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं थ्रू रूट्स। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी सी, फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही है कि तीनों ही स्टेटमेंट इसकी सही दे रखी है। नेक्स्ट है hens are dash and dash type of fertilization takes place in them। तो hen जो होती हैं, मुर्गियां जो हैं, वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? ओवीपेरस एनिमल्स है। कैसे एनिमल्स है? ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? एग्स देते हैं, जो अंडे देते हैं उनको कहते हैं ओवीपेरस। और जो बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, वीवीपेरस। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स क्या है? वीवीपेरस एनिमल्स हैं जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, उन्हें कहते हैं वीवीपेरस एनिमल्स। ठीक है, तो हेंस कैसे एनिमल्स हैं? ओवीपेरस। उसके साथ साथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसी होती है हेंस में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही है। ऐसा तो नहीं बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन हो रही है, जी नहीं। हेन में बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, मैमल्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे फ्रॉग। फ्रॉग क्या करते हैं? मेल फ्रॉग जो है एग ले डाउन कर देती है पानी में, और नहीं, मेल फ्रॉग जो है स्पर्म जो है ले डाउन कर देते हैं, और जो फीमेल फ्रॉग है वो एग देती है। तो दोनों में फ्यूजन होता है और फिर वो जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो उनकी जो फर्टिलाइजेशन है पानी के अंदर हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के बाहर होती है। जो बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हैन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इसका राइट आंसर है ओविपेरस है अंडप्रजक और आंतरिक फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन। टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, ये मान लीजिए एक पेंडुलम है, इसका जो टाइम पीरियड है किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा? डज नॉट पूछा है, डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जो टाइम पेंडुलम होता है ना, उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करता? उसका टाइम पीरियड मास या मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब देखो लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जो टाइम एक्चुअली टाइम पीरियड है क्या? टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो जो आपका ये पेंडुलम है, तो कितना टाइम लगा रहा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उसी को तो कहेंगे टाइम पीरियड, है ना। तो कितना टाइम लगा रहा है उसी को टाइम पीरियड कह रहे हैं। और ये जो टाइम पीरियड है किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है? तो टाइम पीरियड मटेरियल या मास पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। देखो मान लीजिए आपके पास दो पेंडुलम है, एक है छोटा पेंडुलम, एक है बड़ा पेंडुलम। तो जो जितना छोटा पेंडुलम है वो उतनी जल्दी स्विंग कर लेगा और उतनी ही जल्दी टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेगा, है ना। शॉर्टर टाइम पीरियड होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा शॉर्ट होगा। और यहाँ पे जो लंबा वाला पेंडुलम है वो उतनी ही दूरी पे जाएगा, जितना लंबा है उतनी ही दूरी तय करेगा। जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा उतना ही उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉन्ग टाइम पीरियड। तो जो लेंथ है पेंडुलम की, इट डिफाइन इट की जो आपका पेंडुलम है वो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, ना कि मास और मटेरियल पे। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब और मटेरियल ऑफ द बॉब। उसके अलावा इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है, ना कि मास और मटेरियल पे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 180 किलोमीटर। कि दिल्ली से आगरा का जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर है। सीता ट्रैवल इन अ कार फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली से आगरा उसने ट्रैवल किया, उसको 5 घंटे लगे आगरा पहुंचने में। बट जब वो वापिस आई द स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापिस आई ना तो कार की जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। आपसे पूछा गया व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द एंटायर जर्नी। पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा? पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा? ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड कितनी थी कार की? ये दोनों चीजें आपको बतानी है। सॉरी, एक मिनट। एवरेज स्पीड आपको बतानी है।
दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। आप क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है। इसने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 180 किलोमीटर। हमने मेंशन कर लिख लिया। सीता ट्रेवल इन अ कार फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा जब वो गई, आगरा, दिल्ली से आगरा जब वो गई तो उसको जाते टाइम जब वो गई है तो उसको कितना टाइम लगा, 5 घंटे। मतलब T1 हमारे पास दे रखा है, T2 हमें नहीं पता। T1 है 5 आवर्स, T2 हमें निकालना है T2। तो टाइम का जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना तय किया उसने, 180 किलोमीटर आते टाइम, और किस स्पीड से वो आई, रिटर्न जब हुई तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 6 3 18, मतलब T2 क्या है 3। T1 कितना था हमारे पास, 5 घंटे उसे जाने में लगे, एंड T2 हमने कितना निकाला, 3 घंटे उसे आने में लगे। तो टोटल टाइम टेकन टू एंटायर जर्नी वॉज 8 आवर। ठीक है, 8 घंटे उसे लगे। कितने घंटे लगे, 8 घंटे। अब हमें बताना है एवरेज स्पीड उसकी कितनी थी। सो एवरेज स्पीड आप निकालें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसने कितना तय किया, 180 जाने में और 180 आने में, तो कितना हो गया 360। यहाँ लिख देती हूँ, कितना हो गया 360। आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा 8 घंटे। अब इसको इससे कट कर दो, 8 4 36, नहीं क्या नहीं, 8 हो जाए 32, एंड 4 यहाँ आ जाएगा तो 8 5 40, तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड कितनी थी उसकी, 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो राइट आंसर है, टोटल टाइम कितना है 8 आवर्स, और एवरेज स्पीड कितनी निकाली आपने, 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। सीमा ने 4 टेस्ट ट्यूब्स ली एंड लेबल दैम ABCD। 4 टेस्ट ट्यूब ली और उसने लेबल कर दिया ABCD। एक प्लेन पेज ले लेती हूँ इसके लिए, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, क्वेश्चन इतना लेंदी है। और देखो लेंदी क्वेश्चन देख के ना डरना नहीं होता है कि वो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं है। जो जितना लंबा होगा उतना ही इजी क्वेश्चन होता है वो। इस तरह से 4 टेस्ट ट्यूब्स आपने ले ली ABCD। अब उसने कहा है कि she put an iron nail in each of the test tube and put the following। उसने हर टेस्ट ट्यूब में आयरन की एक नेल डाल दी, और उसके साथ साथ उसने ये कुछ चीजें डाली। ए में उसने ऑयल डाला, पहले इसमें आयरन नेल डाल दो। मान लीजिए ये आयरन नेल है, आयरन नेल है। अब ए में उसने क्या डाल दिया, ऑयल डाला। ए टेस्ट ट्यूब में उसने ऊपर से ऑयल डाल दिया, इसमें सोडा लाइम डाला। एंड सी में क्या डाला उसने, सी में हॉट वाटर डाल दिया, और डी में डाल दिया टैप वाटर, नलके का पानी, टैप वाटर डाल दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शी क्लोजेस ऑल द टेस्ट ट्यूब्स एंड राइट ऑब्जर्वेशन आफ्टर फ्यू डेज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। कि उसने क्या किया, इन टेस्ट ट्यूब्स को बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद ऑब्जर्व किया। उसने एक्चुअली ये ऑब्जर्व करना है कि किस पे रस्ट लगेगी, किस पे रस्ट नहीं लगेगी। तो अगर मैं ए टेस्ट ट्यूब की बात करूं तो इस पे रस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि क्या होगा, यहाँ जो ऑयल है, ऑयल हमने डाला है, एक मिनट, यहाँ पे जो ऑयल हमने डाला है, ऑयल जो है इस तरह से, ऑयल क्या करेगा, ऑयल एक्चुअली एयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट को कट ऑफ कर देगा, तो इसमें रस्ट नहीं लगेगी। उसके अलावा जो बी है, बी में आपने क्या डाला है, सोडा लाइम। सोडा लाइम भी क्या करेगा, एक मिनट, सोडा लाइम क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेगा। एयर चला गया। सोडा लाइम क्या करेगा, मॉइस्चर को, ये भी मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेगा, ये भी यहाँ पे क्या करेगा, इस पे रस नहीं लगने देगा। हॉट वाटर क्या करेगा, जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है, उसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है वो भी खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन उतनी मात्रा में उस पानी में नहीं रह जाएगी जितनी नॉर्मल वाटर में होगी, तो यहाँ भी रस्टिंग के चांसेस जो है वो कम होंगे। उसके अलावा जो डी है, टैप वाटर जहाँ हमने डाल रखा है, टैप वाटर में वाला जो सब्सटेंस है ना, इस पे मिनरल और आयंस और सॉल्ट्स वगैरह सब प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो है रस्ट लगेगी। उसके अलावा A B C वाले जो टेस्ट ट्यूब है, इन आयरन नेल्स पे रस्ट नहीं लगेगी। ए में ऑयल था जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजन के कट ऑफ को, मतलब ऑक्सीजन को नहीं आने देगा अंदर, और उसके अलावा
सोडा लाइम क्या करेगा, सोडा लाइम भी क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। हॉट वाटर भी क्या करेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। हमें पता है रस लगने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन अगर नहीं है तो रस नहीं लगेगी। तो इन तीनों ही केसेस में मॉइस्चर और ऑक्सीजन नहीं है। सिर्फ जो डी वाली नेल थी यहाँ पे ही मॉइस्चर और ऑक्सीजन थी, तो यहीं पे रस लगेगा, उसके अलावा ABC में रस नहीं लगेगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा, इन टेस्ट ट्यूब A and C आयरन नेल इज रस्टेड, जी नहीं, सिर्फ डी में रस लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है कि इन टेस्ट ट्यूब डी आयरन नेल इज रस्टेड, वेयर एज ABC में रस नहीं लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। परख नली डी में लोहे की कील में जंग लग जाता है, जबकि A, B और C में जंग नहीं लगता, क्योंकि वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन और मॉइस्चर को एंटर नहीं करने देंगे, ये तीनों चीजें। तो ये तो होगी आज की क्लास आपकी। आज के 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कल की क्लास में। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है शाम को 7 बजे। और उसके अलावा आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की अपकमिंग मतलब इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जो है अपकमिंग वीडियो क्लासेस में आपको मिलती रहें। एंड उसके अलावा आप चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करें ना करें कोई बात नहीं, बट चैनल वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं साइंस के लिए, पेपर 2 के लिए, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और ये जो PDF है ना, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, निशु साइंस अकेडमी। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जितनी भी हमारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी लगाते हो ना, तब भी आपका सीटेट ना बिल्कुल 100% में कह सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ कि क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बस एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। बाकी चीजें यही है, कॉन्सेप्ट यही है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।